अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, तो हम इसको जी, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम आज। टॉपिक है हमारा वो लेबर मार्केट। ये हमारा माइक्रो का लास्ट टॉपिक है, लेबर मार्केट। उसके बाद हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर मैक्रो रह जाएगी। मैंने आपको बताया हुआ कि पेपर 2 जो पेपर 4 सॉरी A2 का जो है, उसके लाइक यू कैन डू मोस्ट ऑफ इट जस्ट बाय नोइंग वन सेक्शन ओनली। माइक्रो या मैक्रो में से कोई एक चीज़ भी आपको पूरी आती हो, पूरी भी नहीं 80% भी आती हो, तो भी आप पेपर 2 अच्छा कर सकते हैं। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है इकोनॉमिक्स का, लेकिन अच्छी बात ये कि टेस्टिंग डिफरेंट तरीके से होती है, हम उस पर बातें कर चुके हैं। होपफुली आप पढ़ रहे हैं अपने मिड्स के लिए, चीज़ें तैयार कर रहे हैं। लेबर मार्केट हम ऐड कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नहीं देंगे मिड में, इसको मिड के बाद ख़त्म करेंगे हम पूरा। इसको बस बेसिक MCQs एक दो दे देंगे, वो भी कोई मुश्किल सी नहीं। ओके, तो लेबर मार्केट में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ देख लेते हैं, और उसको हम कहते हैं बेसिकली, ये चलो लेबर मार्केट से शुरू कर लेते हैं। लेबर मार्केट से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके उसके लिए हमें एक थ्योरी पढ़नी है, वो थ्योरी कहलाती है द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी। देखिए बेसिकली होता क्या है, इस थ्योरी को शुरू करने से पहले ज़रा सब लेबर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लेबर इतनी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक पूरा चैप्टर हम डेडिकेट करते हैं उस चीज़ के लिए, बाकी फैक्टर्स के लिए हम नहीं करते, लैंड के लिए नहीं करते, इवन एंटरप्राइज के लिए नहीं करते। लेबर को समझना ज़रूरी है, और फॉर एनी बिजनेस उसको पता हो कि लेबर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। फॉर द होल इकोनॉमी लेबर बड़ा मैटर करता है, लेबर एम्प्लॉयड होना मैटर करता है, लेबर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग द डिमांड फॉर लेबर, और फिर हम इसी डिमांड फॉर लेबर में ही इसको ऐड करेंगे, थ्योरी का जो हमने हेडिंग दिया डिमांड फॉर लेबर। पहले तो मैं बताऊँ कि दिस इज डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड। बाय डिराइव्ड डिमांड वी मीन कि लेबर की जो डिमांड है वो डिराइव होती है फ्रॉम द डिमांड फॉर समथिंग एल्स। इट is derived from the demand for the product the labor produces. क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि लेबर की डिमांड डिपेंड करती है ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस। अगर फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी, इसको मैं लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इफ द डिमांड फॉर फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल is rising, it will follow that the demand for carpenters will rise। क्योंकि जो कारपेंटर की डिमांड है वो अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट द लेबर प्रोड्यूसेस। तो जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, उन प्रोडक्ट को बनाने वाले लेबर की डिमांड भी फॉलो करती है। तो ये लेबर की डिमांड जो है डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड, इसमें जो की वर्ड है आपका वो यही है, इट्स अ डिराइव्ड डिमांड।
डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब एक तो हमने ये देख लिया। अच्छा, हम लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट तो पढ़ ही चुके हैं, व्हाट इज इट एडिंग टू द टोटल जो हमारा आउटपुट है। उसी की एग्जांपल मैं फिर से एक करूँगा और फिर हम जो इस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की बात करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या होता है। इसकी एग्जांपल के लिए इसको कॉपी कर लेगा प्लीज़। ये एक टेबल हम वापस बनाएंगे जिस तरह हमने डिफरेंट टेबल्स बनाए। के इज फॉर कैपिटल, एल इज फॉर लेबर। हम देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट क्या है, हम देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद जो दो चीज़ देखनी है उसके लिए हम ज़रा गैप छोड़ेंगे। यहाँ दो चीज़ें और लिखनी है, वो क्या है, MRP और ARP। MRP और ARP क्या होता है मैं समझाता हूँ। पहले ये शुरू के जो 5 कॉलम इसको भर लेते हैं। हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमें पता है कैपिटल फिक्स होता है, तो कैपिटल को हम फिक्स कर लेते हैं 2 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, कोई चेंज नहीं हो रहा। लेबर हम ऐड करते रहते हैं। इनिशियली कोई लेबर नहीं था तो कोई आउटपुट नहीं था, मार्जिनल एवरेज कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहला लेबर ऐड किया हमने, टोटल आउटपुट 8 बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो एडिशन जो हुआ है आउटपुट में वो 8 का ही हुआ है, एवरेज भी 8 है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पे हम पहुंचते हैं। अच्छा, MRP क्या है और ARP क्या है वो हम बताते हैं जरा साइड पे ना। इसको हम चीज़ों को याद भी कर लेते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे पता है आप सबको आता है, तब भी मैं लिख देता हूँ। क्या होता है कोई बता देगा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट? हमने सीखा था इसको। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दे कोई, और कोई एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दे। जी, कौन बताएगा, कौन करेगा भाई? ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जी अरीबा, याद है आपको? अरीबा सुननी नहीं, वेरी गुड, बेहतरीन। ओके, निशा, मारू, हबीबा, हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है भाई? इस टेबल में हम कैसे कराएंगे? हाउ डू वी डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट? अलीजा, जी, हानिया, शामिर, हसन, हसन भी नहीं है, ठीक है। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और चेंज इन इनपुट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट और चेंज, बिल्कुल ठीक है ना आप लोग, सही कह रहे हैं, बेहतरीन। नाहिल, मारू, मार्जिनल का मतलब चेंज, चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनपुट। टोटल लेबर जो आपका इनपुट है, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया डिवाइड टोटल लेबर। और चेंज का वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, आप चेंज जरूर लिखेंगे। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज को हम ट्रायंगल से शो करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? जी, टोटल प्रोडक्ट और टोटल लेबर, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। टोटल प्रोडक्ट और टोटल लेबर से आपको एवरेज प्रोडक्ट मिलता है। ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, ये हम कर चुके हैं डिटेल में। अच्छा, अब जो मैं नई चीज़ सीखी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP। MRP को मैं डिफाइन भी कर लेते हैं साइड में, और फिर हम वापस टेबल पे जाएंगे। और ये हमारी थ्योरी भी है, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की थ्योरी ही चल रही है, उसी के अंडर काम हो रहा है सारा। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट या जिसको आप MRP भी कहते हैं और कहेंगे उससे, वो क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है ना? पहले इनकी भेज दो। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था? द चेंज इन आउटपुट या द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट when one more labor is hired.
एक इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में कितना एडिशन हुआ है व्हेन वी हायर वन मोर लेबर। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा, एमपी तो हो गया। एमआरपी क्या होगा? इट वुड बी द चेंज इन टोटल रेवेन्यू when one more लेबर इज हायर्ड। एक एक्स्ट्रा लेबर के हायर होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, और इसको आप शो ऐसे करेंगे। क्या देखो, फॉर एग्जांपल ये जो पहला लेबर आया था यहाँ पे, इसके आने की वजह से आप बोल रहे हैं कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ? 8 यूनिट्स का हुआ है। अब नॉर्मली यूनिट्स का फ़ायदा तो समझ में नहीं आता ना, हम हमारा ध्यान तो हमेशा पैसों पे जाता है। तो हम सोच रहे हैं यार कितने पैसों का फ़ायदा हो, कितने रुपए का फ़ायदा हो, क्या इनकम कितनी हुई इस लेबर को हायर करने से, फ़ायदा क्या हुआ। तो अगर मैं बोलूँ सिर्फ 8 यूनिट का हुआ, तो आप 8 यूनिट की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पीछे ना प्राइस भी बनी हुई है, और प्राइस जो है वो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल $10 पे, उस पर हम और नीचे नहीं लिखेंगे। $10 पे प्राइस फिक्स है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई इसके आने से 8 यूनिट्स का फायदा ही हुआ है, और हर यूनिट $10 का बिका है, $10 का बिका है, तो टोटल जो फायदा हुआ है ना वो 80 का हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? कि एमआरपी का जो फॉर्मूला हमने बनाया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एमआरपी का जो फॉर्मूला है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, जो टोटल उसने ऐड किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप किससे? इसको मल्टीप्लाई कर दें प्राइस से, एमआरपी इंटू प्राइस। आपको जो जो एक्स्ट्रा प्राइस मिली है इसको बेचने से, मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस, तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज द एडिशन इन टोटल रेवेन्यू। चेंज से बेहतर वर्ड एडिशन हो जाएगा, चेंज या एडिशन कर ले, इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर लेबर इज हायर्ड। तो आप देख रहे हैं उस लेबर को हायर होने की वजह से जो एक्स्ट्रा यूनिट्स तो बने हैं, उन यूनिट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं इसको इसके ऊपर डिटेल में इसलिए नहीं गया हूँ वापस, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट। हमें पता है टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, कैपिटल फिक्स क्यों है, इसमें मैं नहीं जा रहा वापस, ये हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। अब हमारा फोकस होली एंड सोली इज ऑन लेबर। हम लेबर को डिस्कस कर रहे हैं, लेबर के आने की वजह से क्या हो रहा है, लेबर के आने की वजह से आउटपुट में कितना इजाफा हुआ वो तो हम पढ़ चुके हैं। हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम अब क्या कह रहे हैं कि उस आउटपुट की वैल्यू क्या थी, वो एमआरपी है। एमआरपी इज इक्वल टू द एडिशन इट प्रोड्यूसेस मल्टीप्लाई बाय जो जितने का वो बिका। एमआरपी वुड बी एमपी इनटू प्राइस। और एमआरपी का जो एक और फॉर्मूला आपको बुक्स में भी दिख जाएगा, वो क्या होता है? वो होता है एमआरपी, चलो इसको तो पहले मैं वो कर दूं, ये मेन है, ठीक है। एक और फॉर्मूला जो आपको दिखता है वो ये है कि एमआरपी इज इक्वल टू एमपी इंटू एमआर। एडिशन जो यूनिट्स हुआ और एडिशन कितने का बिका है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि एमआर जो है प्राइस के इक्वल होता है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। असली जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। एमआरपी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एडिशन टू द रेवेन्यू कितना हुआ है वो कैसे आएगा, एडिशन यूनिट्स कितने बनाए आपने, वो यूनिट कितने के बिके, एडिशन रेवेन्यू क्या हुआ। एडिशन रेवेन्यू नॉर्मली प्राइस के इक्वल ही होता है, अगर प्राइस के इक्वल है तो यही फॉर्मूला यूज होगा। और ये इक्वल कब होता है? व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड। अब प्राइस फिक्स अगर आपको याद हो कब होती है, इसको भी मैं बिल्कुल याद दिला दूं। डिमांड प्राइस, यही एवरेज रेवेन्यू और यही मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस फिक्स सिर्फ तब होती थी जब आप परफेक्ट कंपटीशन में होते थे। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले के आगे मैं सिर्फ लिख दूं, ये फॉर्मूला आपने सिर्फ तब यूज करना है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, या आपको पता हो कि इसकी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, या आपको पता हो कि प्राइस फिक्स है,
व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड। ठीक है, वरना जो ये है आपका मेन फॉर्मूला। एमआरपी क्या होगा, एमपी इंटू एमआर। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मली ना ये इतनी डिस्टिंक्शन बुक में नहीं होती, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में यूज होगी ये चीज़ें। एग्जाम में वो तंग करते हैं आपको, एमसीक्यूज में खासतौर पर प्राइस को चेंज कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले से नहीं होगा काम। ठीक है, ओके। तो ये एम आर पी 80 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एम पी इंटू एम आर, प्राइस फिक्स है 10 पे, तो 8 इंटू 10 जो है वो 80 हो गया। ठीक हो गया, ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, वरना ओके लिख के भेज दें। ओके देन, अच्छा ये फिर इसी को टेबल को हम जरा ऐड करते हैं और अब आप वैल्यूज बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि यार, एक सेकंड वेट करेगा, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है जी? पूरी तरह से सही है अभी। ओके ठीक है, तो सेकेंड लेबर जब हम हायर करेंगे तो क्या होगा, इसको ज़रा हल्का कर लेते हैं। सेकेंड लेबर हायर करेंगे तो अगर मैं बोलूँ टोटल प्रोडक्ट जो है वो 24 हो गया, तो मार्जिन प्रोडक्ट कितना होगा इस वक्त, इसको ब्लू सी कर लेते हैं। सेकेंड लेबर जो है वो अगर हमने हायर किया और टोटल प्रोडक्ट 24 हो गया, मार्जिन प्रोडक्ट को बता देगा कितना होगा, कितना होगा भाई, जल्दी से बोल लिया करो यार, इसको खोल ही लेते हैं। 16 होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एमआरपी कितना होगा? अच्छा नहीं, पहले एवरेज बताओ, एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा, एवरेज प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द एवरेज प्रोडक्ट इस वक्त? एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल लेबर ना, एवरेज प्रोडक्ट पर लेबर की बात हो रही है। 12 ठीक है, 24/2 12 बिल्कुल ठीक है। और ये बता दो एमआरपी कितना होगा, एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रेवेन्यू इनटू प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इनटू प्राइस। हाँ जी बिल्कुल ठीक, 160 बेहतरीन। क्योंकि आपका जो एडिशन रेवेन्यू एडिशन प्रोडक्ट है वो 16 है, 16 मतलब है 10, एमपी इंटू प्राइस 160, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एआरपी हमने पहले भी नहीं निकाला था, एआरपी की कोई डेफिनेशन और चीज़ें आपको नहीं पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एआरपी के बारे में यहाँ साइड पे कहीं लिख दूँ, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एआरपी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, नॉर्मली पूछते भी नहीं है तब भी हमने लिख दिया। ये क्या होगा भाई, एआरपी जो है वो होगा एवरेज प्रोडक्ट इनटू प्राइस। ऑन एवरेज आप क्या बना रहे हैं, मल्टीप्लाई प्राइस, ठीक है, या वही जो हमने नीचे किया था कि एवरेज प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस लिखे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू लिखे हैं, एक चीज़ लिखेंगे आप। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे, ऊपर वाला ही पढ़ लेते हैं। एआरपी जो है होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू प्राइस, ऑन एवरेज 8 बनाए थे, प्राइस 10 थी, तो 8 इंटू 10 80 ही होना था इस वक्त। ठीक हो गया, 8 इंटू 10 इज 80। दूसरा जो है वो एवरेज प्रोडक्ट अभी सब 12 है, 12 इंटू 10 120। ठीक है, अगर हम फिर बोले कि थर्ड लेबर हायर कर लिया हमने तो, और 54 है फॉर एग्जांपल जी, 54 है तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट 54 है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा?
जी टोटल प्रोडक्ट अगर 54 है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा इस वक्त? थर्टी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेंज कितना हुआ? 30 का, ठीक है। एवरेज क्या होगा? 54/3, दैट वुड बी 18। एमआरपी क्या होगा? एडिशन कितना हुआ है इनटू द प्राइस? 30 × 10, 300 का फायदा हुआ है आपको इस लेवल को हायर करने से। एमआरपी ये बता रहा है रेवेन्यू में 300 का इंक्रीमेंट आया, ठीक है। और ऑन एवरेज क्या हुआ है? एवरेज प्रोडक्ट इंटू प्राइस, एपी इंटू 10, 180। बिल्कुल ठीक है, होपफुली समझ में आ गया। इस टेबल को मैं एक बार पूरा फिल कर दूं और फिर हम शुरू करेंगे। 1 मिनट देगा मुझे ताकि मैं अपने हिसाब से फिल कर दूं इसको। होपफुली अगर समझ में आ गई वैल्यूज, कोई एक भी वैल्यू ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर हम 82 जो है वो हो गया टोटल प्रोडक्ट, तो हम मार्जिनल जो है वो 28 हो जाएगा, और एवरेज जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 280 और ये हो जाएगा 205। 2 मिनट देगा, मैं इसको जरा फिल कर लूँ। फिफ्थ कॉपी कर लें आप साथ साथ, कॉपी कर लें साथ साथ। सेवन्थ लेबर तक जाऊंगा मैं, ताकि वहाँ पे एक चीज़ दिखानी है आपको। एडिशन अभी 5 की हुई है, और ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 50 होगा, 5 × 10 एवरेज। एमपी जितना भी आ रहा है प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 166 फाइनली, ये लास्ट, इसको लिख लें, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं कह रहा हूँ कि एडिशन कुछ भी नहीं हुई, 0, तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ इसको आने से। 143, ठीक है। ये टेबल कॉपी कर लिया जरा, और इसके साइड में जो नोट्स बनाए थे वो भी होपफुली आपने कॉपी कर लिए। टेबल कॉपी कर लिया। और जब ये टेबल कॉपी कर लें तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, कितने लेबर हायर करेंगे आप गिवन दिस टेबल, गिवन दिस सिनेरियो? हाउ मेनी लेबर शुड बी हायर्ड? जी कितने लेबर हायर करेंगे? 3 और 6, रीजा कह रही है, कोई कह रहा है 4। 3, 6, 4, 6, 3 और 4, क्या मतलब है? 3 भी क्या हो रहा है जरा देखूं तो जो लोग 3 कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? 3 पे एमआरपी हाईएस्ट है,
अच्छा, इसलिए एमआरपी हाईएस्ट है प्रॉब्ली। और जो लोग 6 कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, एमआरपी को मैं ज़रा आसान अल्फाज में डिफाइन करता हूँ कि है क्या। एक लेबर को हायर करने से रेवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, और ये लिखा है हमने एमआरपी की डेफिनेशन, द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर लेबर इज हायर्ड। मतलब अगर मैं आपको हायर करूं तो मेरे रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा। तो पहला लेबर जब मैं हायर कर रहा हूँ तो मेरे रेवेन्यू में 80 का इजाफा हो रहा है, दूसरा हायर कर रहा हूँ तो 160 का हो रहा है, तीसरा हायर कर रहा हूँ 300 का हो रहा है। अगर चौथा हायर करूंगा तो 280 का और इजाफा होगा। तो क्या मैं चौथा हायर करूँ या ना करूँ? जी, शुड वी हायर द फोर्थ लेबर, यस और नो? यस। बात समझ में आ रही है? चौथा लेबर हायर करने से रेवेन्यू में 280 का और इजाफा हो रहा है, फिफ्थ लेबर को हायर करने से रेवेन्यू में 130 का और इजाफा हो रहा है और रेवेन्यू में एडिशन हो रही है। सिक्स लेबर को हायर करने से रेवेन्यू जो मेरा 50 से बढ़ रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि सिक्स लेबर जो मैंने हायर किया उसने 5 यूनिट बनाए और हर यूनिट 10 रुपए का बिका, तो मेरा रेवेन्यू में 50 का फायदा हो गया। बात समझ में आ रही है? यही हो रहा है ना। सेवंथ लेबर जो मैंने हायर किया उसने कोई यूनिट नहीं बनाया, कोई यूनिट नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बिका, तो रेवेन्यू में उसने कोई भी इजाफा नहीं किया। और मुझे ये पता है कि यूजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, कि अगर मैं एट्थ लेबर हायर करूंगा तो वो बेचारा आके मेरा काम खराब कर देगा, एमपी जो है वो नेगेटिव कर देगा, -10 होगी फॉर एग्जांपल। तो 8 को तो मैं बिल्कुल भी हायर नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू में भी फिर वो कमी कर देगा। ठीक है ना, अगर एट्थ लेबर मैंने हायर कर लिया। ठीक है, तो एट्थ को तो मैं नहीं करूंगा, 7 को मैं शायद कर भी लूँ। अच्छा, अब ना यहाँ समझने वाली बात है, कुछ लोग जो 7th कह रहे हैं या 6th कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, पहले तो ये एटलीस्ट समझ में आ जाएगा थर्ड पे तो हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें और रेवेन्यू मिल रहा है तो हम आगे बढ़े। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी फैसला लेने से पहले आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि आपको फायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा। सॉरी, आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि फायदा क्या होगा, आप ये भी सोचते हैं कि नुकसान क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूँ यार कि ये एक कोई कंपटीशन है, इसमें आप हिस्सा लेंगे तो यू विल अर्न, कैन छोड़े, यू विल अर्न 100 रुपीज़। ठीक है, आप 100 रुपीज़ जीतेंगे। तो आप बोलेंगे सही है यार, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो मैं चले जाता हूँ। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 120 है। तो आप बोलेंगे क्या मजाक है, मैं 120 लगा के 100 क्यों कमाऊंगा। तो आप सिर्फ रेवेन्यू नहीं देख रहे, आप देखेंगे मेरी कॉस्ट क्या लग रही है। यहाँ हमें जितनी भी कहानी है ये सारी रेवेन्यू की है ना। दिस इज व्हाट वी विल अर्न। खर्चा क्या होगा हमारा, हमारा खर्चा क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में? व्हाट वुड बी द कॉस्ट वी वुड बी बेयरिंग टू अर्न दिस रेवेन्यू? उस कॉस्ट को हम एक वर्ड कहते हैं ना, वो कॉस्ट क्या है जी? खर्चा क्या होगा टू हायर लेबर? व्हाट वुड बी वी बी पेइंग देम? उनको क्या दे रहे होंगे हम, लेबर को क्या देंगे हम? लेबर फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, कुछ खर्चा होगा ना हमारा। क्या देंगे उसको? अपॉर्चुनिटी देंगे? नहीं नहीं, लेबर को हम वेजेस देंगे ना, वेजेस देंगे लेबर को। अपॉर्चुनिटी के लिए काम थोड़ी करेगा वो बोलेगा सही है हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप काम करें, नहीं नहीं, वो काम करेगा वेजेस के लिए। ठीक है, तो वो करेगा वेजेस के लिए काम। तो हम फैसला लेने से पहले कि शुड वी हायर दिस लेबर शुड वी नॉट, फॉर एनी लेबर, जो एक मतलब सैनिटी क्या डिक्टेट करेगी कि यार बिफोर हायरिंग एनी लेबर व्हाट वी शुड डू इज कि यार लेट्स कंपेयर कि व्हाट इज ही एडिंग टू द रेवेन्यू। वो एमआरपी ऐड कर रहा है रेवेन्यू में, सही है, सॉरी एमआरपी वो ऐड कर रहा है रेवेन्यू में। एंड व्हाट इज ही एडिंग टू द कॉस्ट, वो वेजेस ऐड कर रहा है कॉस्ट में। फॉर एनी पर्टिकुलर लेबर इफ वी सी कि यार ये हमें ज्यादा कमा के दे रहा है, अगर वो हमें रेवेन्यू ज्यादा कमा के दे रहा है और हम इस पे जो वेजेस दे रहे हैं वो कम है, तो ऑब्वियसली आप हायर करें उस बंदे को, बेचारे को जरूर हायर करें। सही है ना। लेकिन उसने जो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट दिया है वो और कम है उसकी वेज से, तो हमें नुकसान है, हम क्यों हायर करेंगे उसको? फॉर एनी लेबर, मतलब दिस शुड बी द बेसिक जो आपके जहन में आना चाहिए ना। डोंट हायर। कोई भी एम्प्लॉयर यही सोचेगा ना यार कि इसके आने से मेरे मेरे मुझे क्या फायदा है। और वो फायदा जो है वो हम क्वांटिफाई कर रहे हैं एमआरपी में। अगर आपके आने की वजह से मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल,
50,000 और आपको मैं पे कर रहा हूँ 30,000, तो सही है, आई विल हायर यू। लेकिन अगर आपके आने से सिर्फ 10,000 का फायदा हो रहा है और आपको मैं 30,000 पे कर रहा हूँ, तो मैं नहीं हायर करूंगा आपको। मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? यही होगा ना, आप फायदा और नुकसान कंपेयर करेंगे ना बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। एम्प्लॉयर भी यही करेगा कि आपके आने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान वेजेस है, मतलब एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ेंगी। फायदा क्या है, एमआरपी, जो आप रेवेन्यू में एडिशन ला रहे हैं। दिस शुड बी द बेसिक डिसीजन मेकिंग ना, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यहाँ तक ओके? ओके, कोई मसला तो बता दें। ओके यहाँ तक भाई? ओके लिख के भेजना अगर ओके है तो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे अब ये बताएं। अच्छा ये भी आपने देख लिया कि यार एमपी कर्व कैसे रिएक्ट करता है। एमपी तो आपने मतलब देख देख के अब थक गए होंगे ना, मार्जिनल प्रोडक्ट हमने इतने देख लिया है वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में, कि हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्यों आता है। सही है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। ठीक है, अब मैं इसी को ना, चलो मैं इसको अलग अगले अगले पेज पे कर देता हूँ। होपफुली यू आर कॉपिंग ऑल दिस। तो हमें ये पता है कि दिस इज हाउ मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव्स। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं अज्यूम करूँ कि प्राइस फिक्स है, प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट की वो फिक्स है, और वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी फिक्स है जब भी। ठीक है, दिस इज एमपी, दिस इज एमआर, और ऑब्वियसली दिस केस वुड बी इन परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे एम आर एम और प्राइस फिक्स है। प्राइस फिक्स है इसलिए परफेक्ट कंपटीशन, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके लिहाज से जो आपका कर्व बनना चाहिए एमआरपी का। अच्छा उससे पहले यार एक जो हम हमेशा, हमेशा तो नहीं लेकिन हम पूछते हैं हमेशा ये, कि जो एमपी का ग्राफ हम बनाते हैं, कोई बता सकता है यार कि एक्स और वाई पे क्या लिखते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट में एक्स और वाई पे क्या लिखते हैं? रेवेन्यू एंड आउटपुट? शामिर नहीं बेटा, नहीं मुझे नहीं लगता। आउटपुट लिखते हैं मेरे ख्याल से, हाँ। लेकिन एक्स पे क्या लिखते हैं? एक्स पे क्या लिखते हैं जब हम एमपी ग्राफ बनाते सर हैं मार्जिनल क्वांटिटी प्रोडक्ट का? ऑफ लेबर। क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर लिखते हैं, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। और वाई पे? एमपी। वाई पे नॉर्मली हम वही लिखते हैं जिसका ग्राफ है, आउटपुट का ग्राफ है, क्वांटिटी, आउटपुट ऑफ द कमोडिटी वी आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट यहाँ लिखते हैं, आउटपुट क्वांटिटी, और ये लेबर की क्वांटिटी नहीं है, ये किसकी है? द यूनिट्स वी आर सेलिंग, उसकी क्वांटिटी है ये आउटपुट। ठीक है, क्वांटिटी। और यहाँ ऊपर हम लिखते हैं रेवेन्यू, कॉस्ट, या जो भी है। नॉर्मली अभी तो हम सिर्फ रेवेन्यू बना रहे तो रेवेन्यू लिखे, आप कॉस्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, प्राइस भी लिख देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ एमआरपी का, एमआरपी का ग्राफ कैसा होना चाहिए आपके लिहाज से? अगर आप एमआरपी को भी देखें, ये है एमआरपी। एमआरपी पहले बढ़ा है, 80 से 160 हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर कम कम कम, जीरो हो गया, और फिर नेगेटिव पे चला जाएगा। तो अगर आप गौर करें कि एमआरपी बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम एज एमपी, लेकिन एमआरपी एमपी को देखें एग्जैक्टली सेम है ना, बस मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, बाकी तो वही चीज़ है, क्योंकि प्राइस फिक्स है। एमआरपी बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम एज एमपी, तो एमआरपी का जो ग्राफ होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए एमपी से, इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो एक्सिस है वो भी एमपी वाला ही होगा, कि आप लिखें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहाँ पे आप लिखें आउटपुट। ठीक हो गया, एमआरपी भी इस तरीके से आ गया जिस तरीके से एमपी आता है।
वो दरअसल मैंने जानबूझ के थोड़ा ऊपर से बनाया क्योंकि वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। देखते हैं हमें एमआरपी का ग्राफ समझ में आ गया, यहाँ तक कोई मसला। अब हम वापस चलते हैं अपने हायरिंग डिसीजन पे, यहाँ पे हायर करें या ना करें। और हमने कहा है कि उसके लिए हमें एमआरपी को कंपेयर करना है किससे, वेजेस से। तो वन सीन हो गया यार, एमआरपी बनता किस तरीके से। तो जो हमारा क्वेश्चन था, हाउ मेनी लेबर शुड बी हायर, कितने लेबर हायर करें। उसमें अगर हम आंसर के वक्त एक अजम्पशन से स्टार्ट करें, अजम्पशन हमारी क्या है कि वेजेस आर फिक्स्ड, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को फिक्स वेजेस देते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें सिंप्लिसिटी के लिए, वेजेस आर फिक्स्ड, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। आई थिंक किसी का माइक ऑन रह गया है, किसी का माइक ऑन रह गया है, उसको प्लीज। अरीस, अरीस आपके माइक से आवाज़ आ रही है, ठीक है, थैंक यू। अरीस एक सेकंड रुको, मैं म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। मुझे ख़त्म करना है इस चीज़ को, 2 मिनट दो मुझे प्लीज़। ओके, assumption है वेजेस आर फिक्स्ड। वेजेस आर फिक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल वेज फिक्स है, आप कितना भी लेबर हायर करें सेम वेज पे करेंगे। ये यहाँ वेजेस भी लिख लें और रेवेन्यू भी लिख लें, ठीक है। और हमने कहा था हम कंपेयर करते दो चीज़ों को, वेजेस को एमआरपी से। तो एमआरपी बना देते हैं यहाँ पे, दिस इज योर एमआरपी। अच्छा, इसी टेबल को अगर हम लेके चले आगे जो हमने शुरू में बनाया था, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि एंड में कि वेजेस जो है फिक्स है, वेज रेट जो है फिक्स कर दूँ। मैं कितने पे करूँ इसमें से, चलो मैं कर देता हूँ 50 पे फॉर एग्जांपल, नहीं 50 नहीं, 130 पे कर देता। मतलब कि आप हर लेबर को $130 पे करेंगे, चाहे वो कुछ भी बनाए। आपने फिक्स कर दिया वेज रेट 130 पे। तो अब अगर टेबल को देखें और इसको देखें, इस ग्राफ को, टेबल आपके सामने है, मैं वापस टेबल पे यहाँ से नहीं जा रहा, आपके सामने है। आपने जो पहला लेबर हायर किया था, पहला लेबर जो आपने हायर किया था, दैट वाज गिविंग यू 80। अच्छा, 80 का मतलब है कि वो जो एमआरपी है उसका उधर से और नीचे से शुरू हो रहा है, इसको यूं कर लें आप थोड़ा सा। तो पहला लेबर जो आपने हायर किया था, दैट वाज गिविंग यू 80, फर्स्ट लेबर वाज गिविंग यू 80, सही है। और आप उसको पे कर रहे थे 130, आपको नुकसान था, सही है, क्योंकि आपको ₹50 का नुकसान हो रहा था, ठीक है। आपने पहला लेबर जो हायर किया वो आपको फ़ायदा दे रहा था 80 का, आपने उसे बोला कि 130 में पे करूँगा वेज रेट फिक्स, आपको नुकसान हुआ, लेकिन आपने उसको हायर कर लिया मगर आपको पता है यार कि आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका रीज़न क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे। अभी जो है वो कैपिटल जो अंडर यूटिलाइज्ड है उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये सारी वही कहानी चल रही है, ठीक है। सेकेंड लेबर आपने हायर किया, आपको फ़ायदा हुआ। सेकेंड लेबर आपकी, अगर टेबल आपके सामने बना हुआ तो आपको फ़ायदा उसने दिया 160 का, यू आर पेइंग हिम 130, तो आपको ओवरऑल फ़ायदा हुआ, 30 का बेनिफिट हो गया। बात समझ में आ रही है? उस लेबर को आपने हायर किया, बिल्कुल। फिर थर्ड लेबर जो था 300, ठीक है ना, तो इसको मैक्सिमम पे कर लेते हैं। थर्ड ने आपको 300 दिया। आपके टेबल को मैं ग्राफ में बना रहा हूँ, अगर आप टेबल देखें साथ साथ, तो उसको भी आपने हायर कर लिया क्योंकि फायदा हो रहा था उसका। वो 300 का रेवेन्यू ऐड कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ 130 दे रहे हैं, फिक्स की हुई आपने वेज, ठीक है। और ये वेज आपकी ना, तो उसके बाद फोर्थ लेबर ने आपको फ़ायदा जो दिया दैट इज़ ऑफ 280,
कम होना शुरू हो गया एमपी। एमपी फॉल क्यों कर रहा है? अब ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो गई है, ये हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल फिक्स है, शॉर्ट टर्म की कहानी है सारी। फोर्थ लेबर पे 280 हो गई है एमआरपी, लेकिन आपको फायदा आप हायर कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ लेबर पे एमआरपी जो है वो 130 हो गई है, आपने पे किया 130। पांचवें लेबर को हायर करने से कोई नेट बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। छठे लेबर जो है वो आपको रेवेन्यू कमा के दे रहा है 50 का, आपके टेबल के हिसाब से, टेबल आपके सामने बना हुआ है, सही है। मैं फिर से दिखा दूं, छठा जो है वो आपको फायदा दे रहा है 50 का, ठीक है, लेकिन आप उसको दे रहे हैं 130, ठीक है। और सातवां जो है उसका उसका तो हो गया एमआरपी 0, और उसको भी अगर आप हायर करेंगे तो देंगे वही 130। जी, अब होपफुली समझ में आया। मुझे बताएंगे कि कितने लेबर हायर करेंगे गिवन द सिनेरियो? व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ लेबर यू वुड हायर? 5, बिल्कुल। ये सबको सबको समझ में आ रहा है? जब नेट बेनिफिट जो जीरो हो जाएगा, हम हमेशा ये करते हैं, नेट बेनिफिट जब तक जीरो ना हो जाए तब तक हम हायर करते रहते हैं, क्योंकि पांचवें लेबर पे आके नेट बेनिफिट जीरो हो जाएगा आपका, और आप पांचवें पे रुक जाएंगे, क्योंकि छठा हायर करेंगे तो नुकसान होगा। छठा हायर करेंगे तो उसको 130 देना पड़ेगा और 50 का सिर्फ बेनिफिट है, तो यू वुड स्टॉप। और यू वुड स्टॉप वेयर, उसका आसान तरीका, मतलब ये कहानी अगर समझ में ना भी आई हो तो आप याद कर लें कि जब एमआरपी इक्वल हो जाएगा वेज रेट के, एमआरपी जब इक्वल होगा वेज रेट के, वो आपका हायरिंग पॉइंट है। और अगर आप इसको गौर करके देखें ना तो ये वही है जो आपका हमने बनाया था, ये आपका एडिशनल रेवेन्यू है और ये आपका एडिशनल कॉस्ट है। वही पॉइंट है जहाँ एम सी इक्वल टू एम आर हो रहा है। मतलब किसी भी चीज़ को आप देखें ना तो आप बहुत तब तक करेंगे जब तक एम सी और एम आर इक्वल ना हो जाए। दैट वुड बी द अल्टीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करें, कितने यूनिट बनाए, प्रोड्यूस करें, वट एवर। तो जब आपका एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल फायदा और एडिशनल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, अगर आप इसको भी देखें ना, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, हमने ये कहा था मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहाँ इक्वल हो जाए मार्जिनल सोशल कॉस्ट के, वो भी यही था ना, एम आर और एम सी। इवेंचुअली हम यही कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, एटलीस्ट हम माइक्रो में यही कर रहे होते हैं। और उसका लॉजिक भी हमें समझ में आ गई है, क्योंकि हमें पता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले भी कम फायदा था, सारे फायदे हमने कर लिए। तो इवेंचुअली वी रीच दिस पॉइंट, एम आर इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपका जो मेन पॉइंट है जहां आपको पहुंचना है वो है एम आर पी इज इक्वल टू वेज रेट। जब एम आर पी और वेज रेट इक्वल हो जाएगा, वो आपको हायरिंग क्वांटिटी मिल जाएगी लेबर की, ऑप्टिमल जो है। ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है, तो आप 5 लेबर हायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई मसला है तो पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है, फिर हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।